दोस्तों, ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम निकालना सीखेंगे कि किसी स्टॉक का ट्रू वैल्यू, फेयर वैल्यू ग्राहम के, बेंजामिन ग्राहम के तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एनएसडीएल, जो अभी स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ था, उसका वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका फेयर प्राइस क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, सहारा लेंगे इस बुक का जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें बहुत डिटेल में आपको वैल्यूएशन के बारे में सिखाया गया है। अगर वक्त मिले तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि वॉरेन बफेट यूज़ करते हैं। मतलब कि आप एक स्टॉक को उस प्राइस पे लेने की कोशिश करते हैं जहां आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। मतलब क्या है इसका? अगर किसी शेयर का फेयर वैल्यू 100 रुपये है तो आप उसको 100 रुपये से कम में लेने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ 1 रुपये के लायक है उसको आप 50 पैसे में, 10 पैसे में लेने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे। आप उस 1 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में, 10 रुपये में लेंगे तो वहाँ से चांसेस है कि जब वो 1 रुपये आएगा अपने फेयर प्राइस की तरफ तो आपको बहुत लॉस होगा। तो ये सब कुछ सीखेंगे। इससे पहले आप एक डिस्क्लेमर देख लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और मैं सेबी रजिस्टर्स एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इसलिए आप जो भी फैसला लें अपने फाइनेंस रिलेटेड सोच समझ के, अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करके और काफ़ी सोच समझ के, समझदारी के साथ लीजिए। पहले सीखिए और उसके बाद काम कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बेंजामिन ग्राहम ने जो फॉर्मूला दिया है वो बेसिकली वो आपके समझदारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप ये एक्सेल्स के पीछे मत जाइए, लेकिन आप एक बात को समझिए कि कोई कंपनी जिसमें आप निवेश करते हो वो आप किस लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए, कि वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके जो सीईओ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं उसमें वो माहिर हैं, उसके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे नेस्ले है, वो मैगी जो उसका प्रोडक्ट है वो पूरे इंडिया में चलता है, इसीलिए वो कंपनी कमाती है। अब वो जो एक शेयर के पीछे जो कमाई करती है उसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है, तो वो जो कमाई होती है उसी का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर धारकों को भी देती है। और जब ये कमाई बढ़ती जाएगी ना, जब ये ईपीएस हर साल बढ़ता जाएगा, तभी उस कंपनी के शेयर के प्राइस और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। मान लो आज उस कंपनी की वैल्यू 800 रुपये है, मतलब उसके एक शेयर का जो फेयर वैल्यू है वो 800 रुपये है मान लीजिए। लेकिन अगर उसकी जो ईपीएस है, कमाई जो है वो अगर बढ़ती जाए हर साल, तो ये जो फेयर वैल्यू है ये भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए लोग जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, जो तिमाही नतीजे आते हैं, उस पर इतनी नज़र लगा के रखते हैं कि क्या ग्रोथ आया कि नहीं। प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आता है, जैसे अभी आप आईटी कंपनियों को देखिए, टीसीएस वगैरह, जिनके प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आए तो उनके शेयर की पिटाई हो गई, वो नीचे आ गए। तो उनका जो फेयर वैल्यू है नीचे की तरफ, वो उसके नज़दीक आने लगते हैं जैसे ही ईपीएस में ग्रोथ कम होती है। और जैसे ही ईपीएस में ग्रोथ आती है वो अपने फेयर वैल्यू से दूर जाने लगते हैं। तो शेयर मार्केट में 1 रुपये की चीज़ कभी 5 रुपये भी हो जाती है और कभी 10 पैसे भी हो जाती है। आपको उन मौक़ों की तलाश में रहना चाहिए जब वो 1 रुपये की चीज़ 10 पैसे, 50 पैसे में मिल रही हो। वहाँ पे आप उसको लेंगे तो आज नहीं तो कल मार्केट उसको अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर ले जाता है। इसी को कॉल बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो वॉरेन बफेट का स्टाइल है और जो बाकी भी जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हुए हैं उनका स्टाइल है, कि वो ऐसे शेयर्स के पीछे पड़े रहते हैं जो उनको पता है कि ये है तो चीज़ 1 रुपये के दाम के लायक, मिल रही है अभी 10 पैसे या 50 पैसे में, तो वो उसको लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लेने के बाद वो वहीं से ऊपर चला जाता है, काफ़ी पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं। हो सकता है उनके लेने के बाद भी वो नीचे जाता है, लेकिन उनको पता है कि इसकी फेयर वैल्यू 1 रुपये है, आज नहीं तो कल मार्केट उसको पहचानेगा और उसको देगा फेयर वैल्यू, तो तब वो उन शेयर से निकलते हैं। आपने सुना होगा राकेश जी का इंटरव्यू, कि वो ऐसे शेयर्स देखते थे जो अभी अपनी फेयर वैल्यू से बहुत कम में मिल रहे हों, उसमें काफ़ी निवेश करते थे, और नीचे जाता था तो और निवेश करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। और जब वो ऊपर जाता था तो एक टाइम में वो बहुत ही ओवर वैल्यूड हो जाता था। मान लो कोई 1 रुपये के लायक चीज़ है, वो 5 रुपये, 10 रुपये हो गई है, क्योंकि मार्केट में तो जब वो भागना चालू करता है शेयर, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट वाले लोग हैं वो भी उसको खरीदते हैं, और धीरे धीरे वो शेयर चर्चा में आ जाता है तो सब उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तब उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो चीज़ तो 1 ही रुपये के लायक है, लेकिन वो हो जाती है 10 रुपये, तब उसको बेच देना चाहिए। अब कई लोग इसमें कमेंट में सवाल पूछते हैं कि सर, अगर उसका फेयर वैल्यू 1 रुपये है
तो वो कैसे 2 रुपये या 3 रुपये चली जाएगी, क्योंकि मार्केट में सबको चाहिए वो चीज़, तो डिमांड बढ़ेगी। अभी किसी को नहीं चाहिए, अभी जो 1 रुपये वाली चीज़ 10 पैसे में मिल रही है तो लोगों को लगता है ये तो गिरा हुआ स्टॉक है, नीचे है, ये क्यों लेना है, जो भाग रहे हैं स्टॉक उसको लें। तो वो एक अलग तरह की सोच डेवलप करनी पड़ती है, और जहाँ से आप लोगे 50 पैसे में आपने ले लिया, वहाँ से और गिरने लगा तो आपको फिर डर लगता है और आप निकल जाते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि फेयर वैल्यू क्या है तो आप बैठे रहते हो। तो वही गेम है पूरा। आप इस एक्सेल को समझने के तौर पे यूज़ कीजिए कि ये जो ईपीएस और ग्रोथ रेट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एकदम उस पे आप ये मत सोचिएगा कि जो फेयर वैल्यू आएगा वो एकदम लकीर है, उससे आगे पीछे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अगली तिमाही में जो अगला जो तिमाही आएगा वहाँ ये ग्रोथ रेट चेंज होगा, ये फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आपको बार बार देखना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं। अब फेयर वैल्यू अगर बढ़ेगा, मान लो अभी फेयर वैल्यू 800 आए और अगले तिमाही के रिजल्ट के बाद फेयर वैल्यू 900 हो जाए, मतलब शेयर का फेयर वैल्यू ही बढ़ गया, तो उसका जो अभी जो शेयर प्राइस है वो और बढ़ेगा, क्योंकि लोग उसके पीछे भागेंगे इस सोच में कि आने वाले टाइम में इसका फेयर वैल्यू और ऊपर जाएगा। अगर ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो फेयर वैल्यू कम हो जाएगी, तो लोग फिर उसको बेचेंगे, उसके इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि ये तो ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो गया है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला होता है। अब ये एक्सेल मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसको जो मैक में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ये मेरे लाइसेंस नहीं है एक्सेल का, और ये शेयरेबल नहीं है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला है, ये सारे नंबर्स हैं, आपको एक्सेल बनाना बिल्कुल आता होगा, बहुत इजी है। आप ये सारे नंबर लिखिए एक्सेल में, और इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए मैंने किया है, ये आप डाल दीजिए यहाँ पे, और आपका ये जो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही नंबर डालने हैं इस फॉर्मूला में, एक तो ईपीएस का नंबर और एक ये जी का नंबर, जी मतलब ग्रोथ रेट। ये दोनों नंबर अगर आपको मिले तो बाकी सब कुछ फिक्स है, इसमें और कोई चेंज नहीं करना है। तो ईपीएस और ग्रोथ रेट कहाँ से देखते हैं हम? screener.in से। तो हम एनएसडीएल शेयर का, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का देखना चाहेंगे कि इस साल उसका ईपीएस कितना है, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है, और उसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है पिछले 12 महीने का, टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी एक शेयर के पीछे 17 रुपये 16 पैसा कमा रही है मार्च 2025 में, 17 रुपये 16 पैसे कमा रही है, और उसका जो टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ है यही आपको देखना है, जो करंटली पिछले 12 महीने का ग्रोथ है, ये सबसे अच्छा होता है नंबर। तो 25% ग्रोथ रेट है, 25% के ग्रोथ रेट और 17 रुपये के साथ अगर कंपनी का ये डेटा हम यहाँ डाल दें, 25 रुपये हमारा 25% का ग्रोथ रेट है और 17 रुपये के लगभग आपका शेयर का ईपीएस, तो इसका जो फेयर वैल्यू आता है वो आता है 834। अब अभी शेयर चल रहा है 1194, तो बहुत पास है फेयर वैल्यू के, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही ग्रोथ रेट मान लीजिए अगला जब तिमाही का रिजल्ट आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, पीछे के 12 महीने का एवरेज अगर ये 25 से 30 हो जाता है तो आप सोचिए कि फेयर वैल्यू जो अभी 834 है वो 976 हो जाएगी, मतलब बढ़ गई फेयर वैल्यू। तो फिर शेयर भागता है। अगर यही बहुत धमाकेदार रिजल्ट आ जाए और 40% का ग्रोथ रेट दिखा दे तो वो 1261 हो गई, तो इसलिए शेयर आपने देखा होगा कि ज़्यादा भागता है। अगर ये जो ग्रोथ रेट 25% की है ये कम होके आपका 15% पे आ जाए तो आप देखिए 548 आ गया। तो फेयर वैल्यू ग्रोथ रेट के साथ चेंज होता रहता है। ईपीएस और ग्रोथ रेट चेंज होंगे, फेयर वैल्यू भी चेंज होगा। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि आप जो शेयर ले रहे हो क्या वो सस्ता मिल रहा है, फेयर वैल्यू के पास पास मिल रहा है, या तो बहुत ही ऊपर मिल रहा है, मतलब 10 रुपये फेयर वैल्यू है और 200 रुपये मिल रहा है। ऐसे भी शेयर है मार्केट में, उन शेयर से दूर रहिए और इस हिसाब से आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए कि मैं जहां ले रहा हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, अगर आप 6 महीने 3 महीने के लिए ले रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के, या तो आप कोई टेक्निकल ब्रेकआउट देख के, चार्ट देख के, तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तब देखा जाता है जब आप कोई शेयर को 5 साल के लिए 10 साल के लिए ले रहे हो, ये सोच के कि मैं अगर आज उस शेयर को आधे में ले रहा हूँ उसके फेयर वैल्यू से, या उसके फेयर वैल्यू के पास ले रहा हूँ, तो इसका जो ईपीएस है वो बढ़ता जाएगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ती जाएगा। अब एनएसडीएल हमेशा 117 रुपये नहीं कमाएगा ना, उसका 10 साल के बाद मान लो ईपीएस हो गया 100 रुपये, मतलब एक शेयर के पीछे 100 रुपये कमाने लग गया 10 साल के बाद, और तब ग्रोथ रेट मान लीजिए 15 ही आएगी, तो उस शेयर का दाम क्या हो गया, 3200 हो गया। अभी क्या चल रहा है, 1100, तो यहाँ से 3 गुना हो सकता है अगर ईपीएस 10 साल में 100 हो जाए तो।
तो अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का ईपीएस 10 साल में इतना हो सकता है, 5 साल में इतना हो सकता है, ग्रोथ रेट इतनी रह सकती है, तो आप इजीली उसका फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। लगभग आप ज़्यादा गलत नहीं होगे तो भी थोड़ा बहुत पास तो पहुंच ही जाओगे, और आपको एक रफ आइडिया होगा कि कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए शेयर से 5 साल में, 10 साल में। तो आप ध्यान रखिए, इसको अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कीजिए, और अपना जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हो उस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसमें इसको डालिए कि ये ऐड ऑन की तरह काम करे। मतलब आपको एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे, सहारा दे आपके एनालिसिस को मजबूत करने में। तो इस तरीके से काम कीजिए और ट्रेड विद बुक्स के साथ बने रहिए। ऐसे ही लर्निंग्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।